Now we are going to start the disorders from the schizophrenia spectrum और other psychotic disorders. ये हमारे पास जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये आपको DSM-5 से इनको देखना है. देखने की चीज़ें, प्रिपेयर करने की चीज़ें ये हैं कि डिसऑर्डर्स की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं, उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, उन डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स कौन सी हैं, उनका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उनकी प्रेवलेंस क्या है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर डिसऑर्डर में से यहाँ से पढ़नी है. मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी सारे डिसऑर्डर्स का, पढ़नी आपने हैं और उनको नोट डाउन कर लेना है. कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो आप अगर कंटेंट का पेज ओपन करेंगे DSM-5 का, तो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स सेकंड कैटेगरी है हमारे पास डिसऑर्डर्स की, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बाद. अब यहाँ पे हमारे पास इसमें इसकी सब टाइप्स बता दी गई हैं कि इसमें शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिलूजनल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी कैटाटोनिया. कैटाटोनिया क्या है? विद अनदर मेडिकल डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन. तो ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी टाइप्स किसकी हैं हमारे पास? शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे डिसऑर्डर्स में मेजरली कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं. तो यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम ओपन करते हैं इसके क्राइटेरिया को, तो आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इसकी 5 डोमेन्स हैं. इसमें 5 डोमेन्स हैं और एबनॉर्मेलिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है तो इसमें से एक या एक से ज़्यादा इन 5 डोमेन्स में से उस पर्सन में मौजूद होनी चाहिए, उस पेशेंट में मौजूद होनी चाहिए. अब ये 5 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ द डिल्यूजन, सेकेंड वन इज़ द हेलुसिनेशन, थर्ड इज़ द डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच, फोर्थ इज़ द ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर. इट आल्सो इंक्लूड्स कैटाटोनिया. That is the fourth type, fourth domain, and fifth one is the negative symptoms. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास डिलूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं. ये ऊपर हमने जितनी सारी सिम्टम्स पढ़ी हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है या डिसऑर्गेनाइज एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर है, तो ये कैटाटोनिया है, ये क्या है? ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं. इसके अलावा आती हैं नेगेटिव सिम्टम्स. नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं जिसमें आपके इमोशंस जो होते हैं वो बाकी सारी चीज़ों से हट के होते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स में हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो एक नॉर्मल सिचुएशन में हम नहीं कर रहे होते, ठीक है. और नेगेटिव सिम्टम्स में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि नॉर्मल पर्सन करता है लेकिन ये वाला पर्सन नहीं करता. तो इन दोनों में फ़र्क है. पॉजिटिव सिम्टम्स में कोई चीज़ आपके बिहेवियर में ऐड हो जाती है, नेगेटिव सिम्टम्स में आपके बिहेवियर से, नॉर्मल बिहेवियर से कोई चीज़ रिड्यूस हो जाती है. तो ये बेसिकली फ़र्क है इन दोनों में. तो जब भी कोई सिम्टम सामने आए तो उसको पहले सोचना है कि इसमें जो बिहेवियर है वो ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारे नॉर्मल बिहेवियर से. तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क करना है कि ये नेगेटिव सिम्टम है या फिर पॉजिटिव सिम्टम है. अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास डिल्यूजन है, मेन इसकी एक डोमेन है डिल्यूजन्स की. तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगी कि ये कौन कौन से डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है. इसके डिल्यूजन्स के डिफरेंट थीम्स होते हैं, जैसे कि परसिक्यूटरी डिल्यूजन है जिसमें ये बिलीव है कि कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, हैरेस कर रहा है, या फिर कोई ग्रुप या इंडिविजुअल मिल के उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत कॉमन डिल्यूजन है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी रेफरेंशियल डिल्यूजन. ये क्या है? ये बिलीव है कि सर्टेन गेस्चर्स, कमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल क्यूज एंड सो फोर्थ आर डायरेक्टेड एट वन सेल्फ. कि ये भी बिलीव होता है कि बहुत सारे कमेंट्स हैं या इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद है जी ग्रैंडियस डिल्यूजन. ग्रैंडियस डिल्यूजन में क्या होता है कि एक पर्सन का ऐसा यकीन होता है, बिलीफ होता है कि उसे अनएक्सपेक्टेड एबिलिटीज़ मिलने वाली है, उसे दौलत मिलने वाली है, उसे नोबल प्राइज़ मिलने वाला है, उसे फेम मिलने वाला है. सो दैट इज़ द ग्रैंडियोस डिल्यूजन. उसके बाद आता है जी इरोटोमैनिक डिल्यूजन. इरोटोमैनिक डिल्यूजन में क्या है कि ऐसे फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि उसे लगता है कि कोई पर्सन any person is in love with him or her. That is the erotomanic delusion. इसके बाद है nihilistic delusions. इसमें it involves the conviction that a major catastrophe will occur. and इसके बाद है जी somatic delusion. इसमें क्या है कि focus on preoccupations regarding health and organ function. अब ये जितने भी delusions हैं these are deemed bizarre if they are clearly implausible and not understandable to same culture pairs and do not derive from ordinary life experiences. सो यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट तरह के डिल्यूजन्स के टाइप्स मिल जाएंगे कि डिल्यूजन्स किस किस तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और वो किस वजह से होते हैं.
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी कि हेलुसिनेशंस क्या हैं। हेलुसिनेशंस हमें पता है कि ये हमारी फॉल्स परसेप्शन होती है कि कोई ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलाई उनको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल में वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये जो हेलुसिनेशन है ज़्यादातर ये शिज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ ये ज़्यादा कॉमनली अटैच्ड या ये सिम्टम हमें मिलती है। इसके बाद हमारे पास है जी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच क्या है कि इसमें हम डिफरेंट तरह के वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं और फ्लो ऑफ वर्ड्स ऐसा है कि हम उनको एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर देते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर उनसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब कुछ और दे देते हैं और एक वर्ड से एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे फ़ौरन जंप हो जाते हैं, मतलब लफ्ज़ों का सलाद बना देते हैं। सो ये कुछ इस तरह की इनकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग्स भी होती हैं और स्पीचेस भी होती हैं। इसके बाद इनकी जी ग्रॉसरी डिसऑर्गेनाइज या एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर्स होते हैं। इसमें भी कैटाटोनिक बिहेवियर होता है इनका कि किसी भी अगर इनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं तो वो उसको फॉलो नहीं करते या रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसको हम नेगेटिविज़म कहते हैं। इसी तरह से या तो ये बहुत देर तक एक ही पोस्चर पे रहते हैं या फिर बहुत देर तक खामोशी अख्तियार करके रखते हैं। मोटर और वर्बल रिस्पॉन्स इनका बहुत कम हो जाता है, जिसको हम म्यूटिज़म या फिर स्टपर कहते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि इसमें आप हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं और इसमें इनकी जितनी भी आई कांटेक्ट है, फेस कांटेक्ट है या फिर इन्होंने कोई बात बोलनी है या अपनी हैंड्स को मूव करना है। हम नॉर्मली जब बात करते हैं हम हैंड मूव करते हैं, हेड मूव करते हैं, फेस को मूव करते हैं, तो हम क्या कहते हैं अपने इमोशंस को स्पीच के साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव सिम्टम में ये चीज़ नहीं होती, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर में ये चीज़ होती है, लेकिन जब ये नेगेटिव सिम्टम्स में आता है तो ये चीज़ उस बिहेवियर में से निकल जाती है। वो इस तरह के कोई इमोशंस शो नहीं करते। और इसके अलावा इनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जो अनओकेजनल होते हैं कि अगर आपको किसी बात पे हंसना है तो ये वहाँ पे हंसते नहीं हैं बल्कि रोना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर रोना है तो हंसना शुरू कर देते हैं, या फिर बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स शो ही नहीं करते, बिल्कुल ब्लैंक इफेक्ट होता है, इफेक्ट कोई होता ही नहीं है फेस पे। तो ये इन लोगों में आपको दो तरह के इफेक्ट इस तरह से देखने में मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट या फिर फ्लैट इफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट वही है कि हाँ हमने कोई किसी के मरने की खबर सुन ली और हम उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट हो गया। और हम क्या करें कि हम किसी तरह का कोई इमोशन शो ही नहीं कर रहे, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं है फेस पे, कोई गेस्चर्स या पोस्चर्स नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। किसी तरह का कोई इफेक्ट जो है वो पर्सन शो नहीं कर रहा। अब इसमें जो नेगेटिव सिम्टम्स में इसमें हमारे पास आ जाता है जी एलोगिया, एनिडोनिया और एनिडोनिया ये है, और उसके साथ है एसोसिएटिलिटी। एलोगिया क्या है, इस मैनिफेस्टेड बाय डिमिनिश्ड स्पीच आउटपुट। एलोगिया में क्या है कि आपकी स्पीच आउटपुट नहीं होती। एनिडोनिया क्या है, इसमें हमारी जो प्लेजर एक्सपीरियंस होता है उसकी एबिलिटी नहीं होती या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। देन इंडिविजुअल्स विद शिज़ोफ्रेनिया कैन स्टिल enjoy a pleasurable activity in the moment and can recall it, but show a reduction in the frequency of engaging in pleasurable activity। इन सारे पर्सन्स को ये जितनी भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, वो उसको रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें अपनी इंगेजमेंट शो नहीं करते। सो दैट इज़ द एनिडोनिया। फिर लास्ट वन हमारे पास नेगेटिव सिम्टम है जिसको हम कहते हैं एसोसिएलिटी। एसोसिएलिटी रेफर्स टू द अपेरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इंटरेक्शंस एंड मे बी एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन, बट इट कैन आल्सो बी मैनिफेस्टेशन ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरेक्शन। तो ये सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इस तरह से इनकी जो सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा डिटेल से, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं तो इनकी मेजर जितनी भी डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं उनको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेवलेंस। अब यहाँ पे देखें आपको डिल्यूजन्स की जितनी भी टाइप्स हैं ना वो आपको यहाँ इसके क्राइटेरिया में भी मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास डिल्यूजन्स की टाइप हैं, जिसमें है इरोटोमैनिक टाइप है, जिसमें सेंट्रल थीम क्या होता है डिल्यूजन का, अनदर पर्सन इज़ इन लव विद द इंडिविजुअल, तो दैट इज़ द इरोटोमैनिक टाइप ऑफ डिल्यूजन। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रैंडियोस टाइप, ये मैंने आपको बताया। जेलस टाइप की, इसमें हमें लगता है कि कोई जो हमारा इंडिविजुअल है या हमारा पेयर है या हमारा स्पाउस है
वो हमारे साथ अनफेथफुल है। DSM-5 का ये वाला वर्जन कैसे डाउनलोड होगा, ये मैं आपको आई थिंक मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है आपको वर्जन। अगर नहीं किया तो मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ, और वहाँ से व्हाट्सएप से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हमारे पास ये पर्सिक्यूटरी टाइप्स हैं। इसमें हमें पता है कि हमारा सेंट्रल थीम इंडिविजुअल्स का क्या होता है। हमारा ये बिलीव होता है कि दैट ही और शी इज़ बीइंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट चीटिंग और फॉलोड या पॉइजन और ड्रग, या फिर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमें जहर देने की कोशिश कर रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है, या हमें धोखा दे रहा है, या फिर हमें हैरेस कर रहा है। तो ये जो उनके ये जो परसुएट गोल्स होते हैं, ये बड़े लॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये जो थीम है डिल्यूजन का, ये पर्सिक्यूटरी टाइप है। सोमैटिक टाइप में ये मैंने आपको बताया, इसमें हमारे बॉडी फंक्शंस या फिर सेंसेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं सोमैटिक टाइप में। जैसे कि सोमैटिक डिसऑर्डर्स में भी हम पढ़ते हैं कि हम अपने फिजिकल सिम्टम्स को हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज सोमैटिक टाइप इज़ आल्सो लाइक दैट। मिक्स्ड टाइप में क्या है कि नो वन डिल्यूजनल थीम प्रीडोमिनेट्स। अब मिक्स्ड टाइप में वो बहुत सारी आपको डिफरेंट डिल्यूजन जो हैं आपको बता रहे हैं, कुछ हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, कोई धोखा भी दे रहा है, कोई प्यार में भी है, उसे नोबेल प्राइज़ भी मिलने वाला है। तो ये सारी क्या है, मिक्स्ड टाइप्स हैं, कुछ भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। देन अनस्पेसिफाइड क्या है, इट अप्लाइज व्हेन द डोमिनेंट डिल्यूजनल बिलीफ कैन नॉट क्लियरली डिटरमाइन और इज़ नॉट डिस्क्राइब इन द स्पेसिफिक टाइप्स। अब जो हमने ऊपर जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं, अगर वो इसी किसी स्पेसिफिक टाइप के अंदर वो फिट नहीं हो रहा, दैन दैट इज़ अनस्पेसिफाइड, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप नहीं है और इसमें एक्सप्लेन भी नहीं है। और जो हमारे पास बिज़ारी कंटेंट होता है, इसमें ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं विच आर डीम्ड बिज़ार if they are clearly implausible, not understandable and not derived from ordinary life experiences. For example, an individual's belief that a stranger has removed his or her internal organs. ठीक है, तो अब किसी पर्सन ने उसका गुर्दा चुरा लिया है, उसका दिल चुरा लिया है, उसके दिमाग में से भेजा निकाल लिया है, तो इस तरह का क्या है कि इस तरह के बिलीव जो हैं कि उस पर्सन के जो ऑर्गन्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, या फिर निकाल लिए गए हैं, या फिर रिमूव कर दिए गए हैं किसी और पर्सन के साथ। ठीक है, और उसने उस पर किसी किस्म का कोई ज़ख्म भी नहीं छोड़ा, इतनी चालाकी से सारा कुछ उसने निकाल लिया है या रिप्लेस कर दिया है ऑर्गन्स को, तो इसको हम कहते हैं बिज़ारी कंटेंट। तो ये हमारे पास क्या आती हैं, ये इसकी जो मेजर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही होता है कि ये सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, या फिर डिल्यूजन्स की टाइप लिखती जाती है कि इसका क्या मकसद, ये कौन सी टाइप है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो उसके लिए आपको सारे डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी इसकी प्रेवलेंस। ये जो आप जब इसको फर्दर ओपन आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेवलेंस की एक हेडिंग मिलेगी DSM-5 में। अब इसकी प्रेवलेंस क्या होती है कि द लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर हैज़ बीन एस्टिमेटेड अराउंड 0.2%। ठीक है, तो लाइफ टाइम जो प्रेवलेंस है डिल्यूजनल डिसऑर्डर की वो 0.2% है। ये एक फिगर आपने याद रखनी है। इसके बाद की डिल्यूजनल डिसऑर्डर और जेलस टाइप जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं, ये ज़्यादातर मेन में कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा डिसऑर्डर की टाइप किस में ज़्यादा होती है, किस जेंडर में ज़्यादा है। तो ये दो डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो आदमियों में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और इसके अलावा इसमें कोई जेंडर या सेक्स डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी है या इसका रेशियो है उसमें कोई मेजर डिफरेंस इसमें देखने में नहीं मिलता। लेकिन अक्सर डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे रेशियो भी बताई जाती है कि 1:1 रेशियो है या फिर 2:1 रेशियो है। तो यहाँ से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, तो ये प्रेवलेंस का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, इसको पढ़ लेना है आपने। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड कोर्स, अगर आप इसको यहाँ से नहीं भी पढ़ते तो ये आपके क्राइटेरिया में ये चीज़ गिवन होती है कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, या कितने वीक्स, कितने मंथ्स, या उसका ऑनसेट कब होता है, वो एक एज दी होती है। और यहाँ फिर सिम्टम्स जो हैं वो कितने हफ्तों से शो अपेयर हो रही हैं या फिर कितने महीनों से शो हो रही हैं। तो ये क्या है, उसकी डेवलपमेंट या उसका कोर्स या ऑनसेट या ड्यूरेशन जो भी कह लें, वो सारा इस चीज़ के अंदर आ जाता है। तो बाकी सारा जो टेक्स्ट है इसमें से आपने ये दो चीज़ें लाजमी देखनी है, प्रेवलेंस, डेवलपमेंट एंड कोर्स और क्राइटेरिया। अगर आप इसके रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को भी देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो एक फैमिलियल रिलेशनशिप होता है। शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हैं ये इसमें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल रोल होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। सो इसके अलावा कुछ इतना ख़ास बाकी टेक्स्ट में से नहीं पूछा जाता। तो आपको आगे जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं आपने उसमें इन
इस चीज़ को लाजमी रिवाइज़ कर लेना है, एक नज़र गो थ्रू कर लेना है और उसकी प्रेवलेंस को लाजमी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे पास ये जो कैटाटोनिया है, कैटाटोनिया में भी हमारे पास डिल्यूजन्स की तरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हेलुसिनेशंस हमें पता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हमने देखा कि इसमें फ्रीक्वेंट डेरेलिमेंट या फिर इनकोहेरेंस होती है। डिटेलमेंट जिसमें हम कहते हैं कि लफ्ज़ों का सलाद बना दिया। इनकोहेरेंस का मतलब कि एक बात ऐसी बात करें और जिसका दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो ये क्या है, इनकोहेरेंस है। अब जी हमारे पास यहाँ पे आ गया है कैटाटोनिक। कैटाटोनिया में अगर हम देखें तो इसमें हमारे जो जहन में आता है कैटाटोनिया मीन्स कि एक ही तरह का गैस्चर या पोस्चर बना के बैठे रहना और वहाँ से मूव ना करना, तो दैट इज़ द कैटाटोनिया। सो कैटाटोनिया में हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, जिसमें स्टपर है जिसमें कोई साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं हो रही और कोई भी एक्टिविटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी नहीं है। देन कैटालेप्सी है जिसमें पैसिव इंडक्शन ऑफ पोस्चर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। देन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्लाइट इवन रेजिस्टेंस टू पोजिशनिंग बाय एग्जामिनर। म्यूटिज्म क्या है, नो और वेरी लिटिल वर्बल रिस्पॉन्स। नेगेटिविज्म मैंने आपको बताया। पोस्चरिंग क्या है जी, स्पॉन्टेनियस एंड एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ अ पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। मैनरिज्म, ऑड सर्कमस्टांशियल circulature of normal actions, caricature of normal actions। then stereotypy जिसमें हमारे पास repetitive है, abnormally frequent है and non goal directed movements होती हैं। then agitation, not influenced by external stimuli। then grimacing है, echolalia है and echophrexia है। तो ये क्या है, ये सारी हमारे पास कैटाटोनिया की टाइप्स हैं। फर्दर इसकी सिम्टम्स हैं कि कौन सी सिम्टम है जो पर्सन जो है वो शो कर रहा है। इकोलेलिया में क्या है, किसी पर्सन ने कोई बात बोली है तो आप उसकी बार बार मिमिक्रिंग करें, उसकी नकल करें। और देन इकोफ्रेक्सिया क्या है कि दूसरे पर्सन की जो मूवमेंट्स हैं आप उसकी नकल करें, उसको मिमिक करें, तो दैट इज़ द इकोफ्रेक्सिया। तो ये इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको कैटाटोनिया में याद करनी पड़ेंगी इस तरह की। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं हमारे जो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपने DSM में से क्या क्या पढ़ना है, प्रेवलेंस आपको कहाँ पे मिलेगी और क्राइटेरियाज में क्या क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं कैटाटोनिया से रिलेटेड और डिल्यूजन से रिलेटेड। सो इस तरह से आप इस DSM को रीड करेंगे। इसके बाद हमने ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे कि कौन कौन से ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें बुलिमिया नर्वोसा पढ़ा था, बिंग डिसऑर्डर, ईटिंग पढ़ी थी, पर्गिंग पढ़ा था कि पर्गिंग क्या है, देन बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। और इसमें जो हमने एक टर्म नहीं पढ़ी थी वो थी पीका की। पीका भी ईटिंग डिसऑर्डर में आता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, रेगुलर कंजम्पशन होती है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की, जिससे कि प्लास्टिक खाना, पेपर खाना, डर्ट, स्ट्रिंग, चौक, इस तरह की चीज़ें खाना जिससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ज़्यादातर पीका जो है अकर होता है इन द चाइल्डहुड इन द चिल्ड्रन बट कैन अकर इन एडल्ट्स एज वेल। पीका जो है ओरिजिनली सी इन प्रेग्नेंट वुमेंस एंड इंडिविजुअल्स विद आयरन डेफिशिएंसी। ऐसी औरतें जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, उनका एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहते हैं चाक या मुल्तानी मिट्टी या मट्टी। उसकी खुशबू सूंघ के दिल करता है कि उसको खाया जाए, या फिर पेट्रोल की खुशबू है, दिल करता है उसे बार बार सूंघा जाए। तो ये क्या होता है कि ये पीका में जो खाने की चीज़ें ना जिसको हम खा लेते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में हम गाची भी कहते हैं, गाची खाना या मुल्तानी मिट्टी, तो उसको खाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ क्योंकि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, इससे खाने से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अब ये जो है ये पीका जो है ये ज़्यादातर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से ये पीका डिसऑर्डर हमें देखने में नज़र आता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में कंसीडर किया जाता है कि US पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई इन 15% को कोई एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। दिस इज़ रफली 1 in 7 पीपल। 7 लोगों में से एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ये चीज़ आपने फिगर याद रखनी है। 15% US एडल्ट्स और उनमें से कोई एक डिसऑर्डर इनको होता है और 7 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको रफली आइडिया है कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। 1 out of 7। While we do not encourage you to start diagnosing people without training, विदाउट ट्रेनिंग तो डेफिनेटली हम किसी को भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत स्टेबल होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। स्टेबल वे एंड इनफ्लेक्सिबल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड एक्टिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ एट वेरियंस
विद द पर्सनस कल्चर, और ये वेरी करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी है, किस टाइप की है, तो वो पर्सन के कल्चर से भी रिलेट करती है। एंड इट स्टार्ट्स इन द एडोलसेंस और एडल्टहुड एंड लीड टू इधर पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल फंक्शनिंग। अब ये जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे एक इंडिविजुअल डिस्ट्रेस एक एडोलसेंस में या अडल्टहुड में स्टार्ट होते हैं, हमारे कल्चर इसमें रोल अपना प्ले कर रहा होता है और ये लीड करते हैं पर्सनल डिस्ट्रेस या फिर सोशल फंक्शनिंग जो है हमारी उसमें इम्पेयरमेंट का बाइस बनते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बाय डेफिनेशन चिल्ड्रन कैन नॉट हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बच्चों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं होते बाय डेफिनेशंस, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि बच्चों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो एक डेवलपिंग स्टेज में होती हैं और डेवलप हो रही होती हैं। सो जहाँ हमारे पास 10 टोटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमने 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन 3 क्लस्टर्स को अगर हम कोई नाम देना चाहें तो हम इनको 3 Ws कह सकते हैं। 3 Ws। Ws मीन्स क्लस्टर A, B एंड C। A जो होते हैं वो वियर्ड होते हैं, B जो होते हैं ये वाइल्ड होते हैं, एंड C जो होते हैं ये वरीड होते हैं। क्या है? वियर्ड, वाइल्ड, वरीड, इसलिए हम इनको कह रहे हैं 3 Ws। ठीक है, वियर्ड, वाइल्ड एंड वरीड। तो वियर्ड का मतलब होता है कि जी ये लोग पागल होते हैं, मैड होते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जी ये लोग बैड होते हैं, बुरे होते हैं। एंड वरीड का मतलब ये लोग उदास होते हैं, सैड होते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप ज़हन में रखेंगे तो आपको इनके क्लस्टर्स में जो जो लोग आ रहे हैं ना वो याद हो जाएंगे। वियर्ड मतलब मैड, पागल लोग इसमें हैं। वाइल्ड मतलब जो हैं बैड, बुरे लोग, वो वाइल्ड हैं, क्लस्टर बी में आते हैं। और वरीड जो सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, वो क्लस्टर सी में चले जाते हैं। सो कैटेगरी भी उसी तरह से है कि पहले पागल हैं, फिर बुरे हैं और फिर उदास हैं। क्लस्टर ए में हमारे पास जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें आ जाती है जी पैरानॉइड, शिज़ॉइड एंड शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देयर मे बी अ पैटर्न ऑफ जनरल डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय रियल सर्कमस्टांसेस। दूसरों को हमेशा शक की नज़र से देखना कि दूसरे जो हैं वो कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ, दैट इज़ अ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये वेड में है, पागल है, मतलब कुछ भी कह दिया कि हालांकि ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। देन शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये है डिस्टर्बेंस इन फीलिंग्स, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स। फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट मैंने बताया है कि किसी तरह का कोई इमोशन उनके फेस पे नहीं होता, जिसको हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप किसी भी तरह के लोगों के साथ हो वो उसको बिल्कुल इंजॉय नहीं करते, तो दीज आर द शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये भी वेयर्ड में आ गए, मतलब मैड लोगों में आ गए। देन शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन थॉट्स। तो इनकी थॉट्स डिस्टर्ब होती हैं जिसमें और बिलीव्स होते हैं दैट डू नॉट क्वाइट क्वालिफाई एज डिलूजन्स, सच एज सुपरस्टिशियस बिलीव्स इन अ सिक्स सेंस etc। और स्पीच होती है, इसेंट्रिक बिहेवियर या फिर अपेयरेंस होती है, तो दैट इज़ अ शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये तीनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसमें है? क्लस्टर ए में है। क्लस्टर ए को हम कह रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं ये वेयर्ड होते हैं या फिर मैड होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लस्टर बी है जिसमें है जी वाइल्ड होते हैं ये लोग, या फिर आप कह लें कि ये लोग बुरे होते हैं, बैड होते हैं। इसमें हमारे पास इंक्लूड है जी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास इसमें कितने हैं क्लस्टर बी में? टोटल 4 डिसऑर्डर्स हैं। These individuals appear to be dramatic, emotional, or erratic. Terms like psychopath or sociopath have been used to describe people with antisocial personality disorder. Psychopath या sociopath जो होते हैं हम उनको basically antisocial personality disorders को describe करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये साइकोपाथ या सोशियोपाथ कैसे होते हैं, ये इस पर एक डिटेल लेक्चर भी मेरा है, फोरेंसिक साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर कि साइकोपाथ्स और सोशियोपाथ्स कैसे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। Then which is characterized by a persistent pattern of disagree for and violation of and rights of other। यहाँ पे ये दूसरों के साथ डिसएग्री करेंगे, वायलेट करेंगे सोशल नॉर्म्स को, और दूसरों के राइट्स को भी वायलेट करेंगे, उनके साथ एग्री नहीं करेंगे। सो एंटी सोशल बिहेवियर होता है। जो साइकोपाथ्स होते हैं ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, और इंटरनली ये बहुत ही क्या कहते हैं साइकी लोग होते हैं देखने में। और ये साइकोपाथ होते हैं ना, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, मैं आपको बताऊं। सोशियोपाथ ऐसे नहीं होते। सोशियोपाथ जो है सिचुएशन क्रिएट करके उसको एंजॉय करते हैं जानबूझ के उसको, लेकिन साइकोपाथ जो होते हैं ये सिचुएशन को कुछ और ही रंग दे देते हैं जो दूसरा सोच भी नहीं सकता।
इसके बाद ये जो लोग होते हैं साइकोपाथ या सोशियोपाथ, इनमें बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि लाइंग है, चीटिंग है, स्टीलिंग है एंड हैविंग नो रिमर्स आर कॉमन। किसी तरह का कोई गिल्ट फील नहीं होता, चोरी की है, चीट किया है, झूठ बोला है, कोई नुकसान पहुंचाया है या किसी को कत्ल कर दिया है, तो इनमें किसी तरह का कोई गिल्ट आपको नहीं मिलेगा। देन पर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जी बहुत ही स्टॉर्मी रिलेशनशिप्स होते हैं वर्ल्ड के साथ ही इनके, एंड विद वंस फीलिंग्स एंड विद अदर्स। पीपल विद दिस डिसऑर्डर हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स ऑफन इन्वॉल्विंग फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड अबेंडेंट या फिर इमेजिन और रियल। ये जो हमारी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं, चाहे वो इमेजिन है या रियल हैं, ये उसको अवॉइड ही करेंगे। रिलेशनशिप में इंस्टेबल नहीं होते ये, और इनमें आपको एक ऑल्ट्रेशन मिलेगी बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ द आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन, मीन्स यू आर द बेस्ट एवर एंड आई हेट यू। इस तरह की एक्सट्रीम्स हैं इनमें कि आप या तो कहेंगे कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हो, या फिर कहेंगे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, या स्टेट ऑफ माइंड होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। सो इनके अंदर आपको आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस भी मिलेगी, इम्पल्सिविटी भी मिलेगी, क्रॉनिक फीलिंग्स भी होती हैं इम्पैक्टिनेस को लेके, और एंकर कंट्रोल इश्यूज़ भी होते हैं, ये अपने एंकर को कंट्रोल नहीं कर पाते। दैन द फोर्थ वन इज़ द हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास एक्सेसिव इमोशनैलिटी या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं कि हमें लगता है कि हम जो भी पर्सन है हम उसका एक सेंटर पॉइंट बने रहें, हमारी ही डिस्कशन होती रहे। ये देखने में आपको ये भी नॉर्मली देखेंगे, लेकिन ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी सेल्फ अटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं कि हम एक सेंटर पॉइंट बने रहें, और अगर ना बने तो इनको फिर वो सिचुएशन काफ़ी बुरी लगती है कि कोई मुझे डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारे पास इज़ एन ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, बिलीव्स दैट वन इज स्पेशल एंड सेंस ऑफ entitlement, a lack of empathy for others and a display of arrogant behaviors or attitudes. So narcissistic क्या है कि इनको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इनको लगता है कि जितनी भी कामयाबी है हो ही नहीं सकता कि इनको ना मिले। उनको अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी सेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को लेके इन्हें किसी तरह की कोई एम्पैथी नहीं होती, ना तो वो उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। तो इनका जो बिहेवियर और एटीट्यूड्स होते हैं ये भी काफ़ी एरोगेंट होते हैं। क्लस्टर सी में बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी वरीड होते हैं और काफ़ी सैड भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या है जी, ये एक इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू रियल और परसीव्ड क्रिटिसिज्म which lead to avoidance behavior in relation to social, personal and intimate relationships। तो अब इनके क्या होते हैं कि सोशली इनको लगता है कि सोशली इनकी बात को समझा नहीं जाएगा, इनमें फीलिंग्स होती हैं इनएडिक्वेसी की, और ये जो रियल या परसीव्ड क्रिटिसिज्म्स होते हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए ये इनके जो बिहेवियर है काफ़ी अवॉइडेंट होता है कि ये सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ये किसी सोशल सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। तो दैट्स वाई दीज आर वरीड पीपल एंड sad people which are called avoidant personality disorder। dependent personality disorder, इसमें हमें पता है कि इसमें हम जो हैं वो डिपेंडेंट हों किसी और के ऊपर। हमें सेपरेशन का फेयर हो सकता है कि अगर हमें किसी ने छोड़ दिया तो हम काम नहीं कर सकेंगे, या हमें एक एक्सेसिव नीड की या केयर की हमें ज़रूरत है। तो ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ये काफ़ी सैड होते हैं कि अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा, और इन्होंने अगर कुछ काम करना भी हो, कुछ डिसीजन भी करना हो, तो ये दूसरों की कांस्टेंट एडवाइस या अप्रूवल के बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते। तो दीज आर द पर्सनालिटी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अक्सर मेल्स होते हैं डिपेंडेंट ना मदर के ऊपर, कि जब तक वो ओके नहीं करेंगी मैं नहीं करने वाला। तो वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्टली जो बर्गर फैमिलीज होती हैं उनमें लड़कों में देखने में मिलती हैं। फाइनली हमारे पास है जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं, परफेक्शनिज्म्स होती हैं, कंट्रोल होता है, या किसी काम को लेके हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा रिजिड होता है। सबसे पहले तो हमें थॉट्स आती हैं जिसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं, फिर कंपल्शंस का मतलब कि हमने इसको लाजमी करना है, किए बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। सो यहाँ पे क्या है, एट द एक्सपेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, ओपननेस एंड प्ले। दीज पीपल मे बी डिस्क्राइब यूजिंग फ्रॉइड्स टर्म एनल। जो फ्रॉइड ने हमें एक टर्म दी थी एनल की, ये लोग बेसिकली उस टर्म को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं।
In addition to OCD, obsessive compulsive disorder, which involves unwanted or intrusive thoughts along with unwanted or intrusive compulsions, OCPD can involve similar thoughts and compulsions, but they are not seen by the person as intrusive. So, obsessive compulsive personality disorder may think that the problem lies with other people. इनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो दूसरे लोगों में है, जो कि who do not see the need for things to be ordered in a certain way, क्योंकि इनमें है कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनको यहाँ पे लगता है कि हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ों को ऑर्डर में नहीं रखते, उनके अंदर परफेक्शनिज्म नहीं है, उनके अंदर चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं आता, वो अपने वर्क के अंदर परफेक्ट नहीं है, सो उनको इलाज की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये OCD और OCPD में थोड़ा फ़र्क होता है। OCD के लोगों को पता होता है कि हमें थोड़ा इलाज की ज़रूरत है, ये स्पेशली अपनी नीटनेस जो इनमें ऑब्सेशंस होती हैं वो डिफरेंट चीज़ों को लेके होती हैं, तो उनको लगता है कि ये डिसऑर्डर है और हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। जबकि OCPD तो अपनी परफेक्शनिज्म को लेके बड़े परफेक्ट होते हैं, इन्हें लगता है कि वी आर परफेक्ट, वी डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अगर सारा कुछ हमें लग रहा है कि परफेक्शनिज्म है, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको ट्रीटमेंट की वाकई ज़रूरत नहीं है। इनका ये जो डिसऑर्डर है ये इससे डिप्रेस भी हो सकते हैं और एंशियस भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे इनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट्स इनको फेस करनी पड़ेंगी। तो फिर इस डिप्रेशन को और उस एंशियस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इनको डायग्नोस करवाना पड़ जाता है, ताकि ये उस डिप्रेशन को और एंशियस फीलिंग्स को कंट्रोल करें। जब वो कंट्रोल होती हैं तो OCPD भी ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में क्या है कि इनके नाम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एंग्जाइटी की कॉमन सिम्टम्स होंगी, और हमारे पास 3 जो हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द फोबियाज, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर। सबसे पहले फोबियाज को देख लेते हैं। तो सिंपल और स्पेसिफिक फोबिया इज़ एन इंटेंस अनवांटेड फेयर ऑफ अ सिचुएशन और ऑब्जेक्ट सच एज क्लेस्ट्रोफोबिया। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि फोबिया क्या होता है, किसी भी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को लेके एक ख़ास किस्म का खौफ महसूस होना, उसको हम फोबिया कहते हैं। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या है कि आप किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में या लिफ्ट्स में या किसी छोटे से रूम में अगर आप बंद हो गए हैं तो आपको वहाँ पे जाने से खौफ महसूस होता है, दैट इज़ अ क्लेस्ट्रोफोबिया। इसके बाद है जी एरेक्नोफोबिया, जिसमें हमें स्पाइडर्स का फेयर होता है एरेक्नोफोबिया में। फिर एक और कॉमन टाइप है फोबिया की जिसको हम कहते हैं जी एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या है कि जहाँ पे हमें ओपन प्लेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में जाने से खौफ महसूस होता है। सो ये क्या है, एगोराफोबिया। इसके अलावा हमारे पास ये हम एगोराफोबिया के ये जो लोग होते हैं, मे बी अफ्रेड टू वेंचर आउट ऑफ देयर होम्स एट ऑल। ये जो एगोराफोबिक लोग होते हैं ये घरों से बाहर जाने में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं और घरों में ही रहते हैं ज़्यादा। Phobias are classified as anxiety disorder because contact with the feared object or situation results in anxiety। अब फोबियाज को इसलिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में रखा गया है क्योंकि ये जो हमारे अंदर खौफ होता है उसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर फॉर्मली नोन एज सोशल फोबिया। अगर हमें सोशली बाहर सोशल इंटरेक्शन से अगर हमें खौफ महसूस होता है तो दैट इज़ द सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या है, इज़ अ फेयर ऑफ अ सिचुएशन इन विच वन कुड एम्बेरस वन सेल्फ इन पब्लिक। ठीक है, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ पे क्या है, हम एक पब्लिक स्पेस पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें एम्बैरेसमेंट फील होगी कि जब मैं खाना खाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, या फिर मैं अगर लेक्चर दूंगा तो बच्चे मुझे किस तरह से देखेंगे। तो ये क्या है, ये सारा सोशल फोबिया है कि हम बाहर पब्लिक को फेस करने से डरते हैं। इसके अलावा जी अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऑफन रेफर्ड टू एज GAD। दे एक्सपीरियंसिस कॉन्स्टेंट लो लेवल एंग्जाइटी। इनके अंदर एक कॉन्स्टेंट और एंग्जाइटी का लो लेवल होता है। सच एज पर्सन कॉन्स्टेंटली फील्स नर्वस एंड आउट ऑफ सॉर्ट्स। ऑन द अदर हैंड समवन विद पैनिक डिसऑर्डर सफर्स फ्रॉम acute episodes of intense anxiety without any apparent provocation. Panic attacks tend to increase in frequency and people often suffer additional anxiety due to anticipating the attacks. पैनिक डिसऑर्डर्स में आपको कभी भी कोई भी एपिसोड्स आ सकती हैं इंटेंस एंग्जाइटी की, जिसमें आप अटैक्स होते हैं, अचानक से बेहोश हो जाते हैं या उस सिचुएशन को याद करके आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि इसके लिए आपके सामने उस स्टिमुलाई का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने उसको फेस किया है या अचानक कहीं याद आ गया है या वो ट्रिगर हो गया है किसी वजह से, तो वहाँ पे आपको पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है।
एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को लेके जो डिफरेंट थेरीज़ हैं, थेरीज़ हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं कि ये क्या क्या थेरीज़ हैं, किस किस तरह से वर्क करती है, कौन सी थेरी क्या कहती है। तो अगर आपके सामने कोई थेरी आ भी जाती है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी थेरी ने इसके बारे में ये बात की है। इसके बाद है हमारे पास ये सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। DSM-5 में जो हमारे पास सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स थे उसको रीनेम कर दिया गया है, और अब इसका जो लेटेस्ट नाम है DSM-5 में या DSM-5 TR में वो है सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब इसके अंदर जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उसको हम देखते हैं कि सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स कब अकर होता है, व्हेन अ पर्सन मैनिफेस्ट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थ्रू अ फिजियोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, नाम से जाहिर है कि उसकी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो उसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करता है। सो मेडिकल कॉज क्या है, यहाँ पर मेडिकल कॉज आइडेंटिफाई नहीं होती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में जो इसकी फर्स्ट टाइप है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, जिसमें बताया कि इनकी जो सिम्टम्स हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में वो अपनी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है जी कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों की जो हिडन एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो ट्रॉमा होता है या उनको अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो उसको एक सवेयर फिज़िकल प्रॉब्लम्स में वो उसको शो करते हैं कि अब मतलब पैरालाइज शो करते हैं कि उनसे कोई काम नहीं हो रहा, या फिर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर उनको फिट्स पड़ जाते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ये सोमेटिक सिम्टम वाले, जिसमें एग्जांपल है कन्वर्जन डिसऑर्डर की, अगर इनको फिट्स पड़ें तो ये इस तरह से गिरते हैं कि इनको चोट नहीं लगती। और एपिलेप्टिक के पेशेंट्स जिनको इस तरह के फिट्स पड़ते हैं उनको चोट लगती है, वो कहीं भी गिर जाते हैं, और वहाँ पे वो आसपास अगर लोग मौजूद ना भी हों तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर उनको फिट्स पड़ते हैं। लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर ये फिट उस वक्त पड़ता है जब आपके आसपास लोग मौजूद होते हैं और इनको चोट नहीं लगती। बिल्कुल इंटर्नशिप में आपको ज़्यादातर केसेस मिलते ही कन्वर्जन डिसऑर्डर के हैं। अब उसमें एक बच्ची आती है कन्वर्जन डिसऑर्डर में जिसके उसका बाजू कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 4 माह हो गए हैं इस बच्ची का राइट हैंड जो है वो मूव नहीं कर रहा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनमें कोई पैरालिसिस वाली सिम्टम्स आती हैं, 4 माह से उसका इलाज करवा रहे हैं लेकिन ये बच्ची का हाथ काम नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से ये स्कूल भी नहीं जा रही है, पढ़ भी नहीं पा रही, और इसका पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो गया। वो जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे थे मेडिसिन उन्होंने कहा कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ। तो यहाँ पर जाके जब उसका डायग्नोस किया गया तो पता लगा वो बच्ची कहती है कि ये मुझसे चाय बहुत ज़्यादा बनवाते हैं। तो जब उसके हाथ को मूव करवाएगा तो वो मूव कर रहा था, कोई इशू नहीं था, वो पानी भी उससे पी रही थी, उसने पेंसिल भी पकड़ी, उसने लिख के भी दिखाया। तो जस्ट क्या था कि उसने जो उसका साइकोलॉजिकल इशू था, जो प्रॉब्लम था कि मुझे बार बार चाय बनाने का कहा जाता है, मुझे अपना काम नहीं करने दिया जाता, मैं चाय नहीं बनाना चाहती। वो 10 साल की बच्ची थी, मैं चाय नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो हाथ है वो काम नहीं कर रहा, मतलब रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा। तो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो, वो 4 माह से अपने बाजू को स्टिल एक ही पोजीशन में रखा हुआ है कि इट्स नॉट मूविंग एंड इट्स नॉट वर्किंग। सो इस तरह के केसेस आते हैं जो कि पैरालिसिस शो करते हैं या फिर फिट्स पड़ जाते हैं किसी भी पर्सन को देख के। रिश्ते की बात हो रही है जी, रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, घर वाले मान नहीं रहे, तो जब भी रिश्ते की बात होती है फिट पड़ जाता है। तो यहाँ पे उनको पेरेंट्स को स्पेशली कहा जाता है कि जब इसको फिट पड़े तो आपने अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, अपनी बात मनवाने के लिए बिहेवियर होता है। जब आप अटेंशन देंगे तो ये फिट बार बार पड़ेंगे, जब आप अटेंशन देना छोड़ देंगे, इसको रिवॉर्ड करना छोड़ देंगे, रीइंफोर्स करना छोड़ देंगे, तो ये बिहेवियर इनका लर्न जो हुआ है ये अनलर्न हो जाएगा और ये कंडीशनिंग ख़त्म हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स बेचारे गरीब, वो बेचारे कहते हैं कि नहीं, अगर हमने तवज्जो ना दी या ना पकड़ा इसको तो चोट लग जाएगी। अब उनको बंदा कैसे समझाए। बिल्कुल इंसान ऐसे ही अजीब होते हैं, किसी ना किसी मनवा लेते हैं। इसी तरह वो एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी है जिसमें स्पेशल जब सर्दियों का मौसम होता है ना, गंदम की कटाई का मौसम, तो उनको फिट्स पड़ जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। सीजनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कि कहीं अब उन्हें गंदम कटवाने ना ले जाएं। तो ये जो हमारा लोअर तबका है उसमें ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बड़ा देखने में मिलता है। तो उनको फिर लाइट का एक्सपोजर करवाते हैं तो फिर वो जाके ठीक होते हैं। सो ये थे हमारे पास ये क्या था,
अच्छा जी, हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर को देख रहे थे कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंटली यही कंप्लेंट होती है कि हमारी जो जो भी हो रहा है ये सारा फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, तो ये कॉन्टीन्यूसली उनकी ये कंप्लेंट्स होती हैं। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो उनको कोई भी इस तरह की फ़िज़िकल काज नहीं मिलती। वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर इसको है क्या। तो फिर वो समझ जाते हैं आजकल के डॉक्टर्स कि ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है इसको कोई, तो इसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देना चाहिए। तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है जिसको ये शो कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो हमारी थेरीज़ हैं वो मैंने आपको बताया कि ये बिहेवियर जो है हमारी बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो बिहेवियर हैं वो लर्न हो जाते हैं, रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास है डिसोसिएटिव एमनीसिया एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनीसिया एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब यहाँ भी क्या है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व आर डिसरप्शन इन कॉन्शियस प्रोसेस। डिसोसिएटिव एमनीशिया एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड एज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव एमनीशिया क्या है, इज़ व्हेन अ पर्सन कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स एंड नो फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर द डिसरप्शन इन मेमोरी कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड एमनीशिया इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एमनीशिया। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड एमनीशिया है जिसको बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड एमनीशिया कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक एमनीशिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिसोसिएटिव एमनीशिया में इसमें हमें कोई भी फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं मिलती, लेकिन उनको चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही, मेमोरी में डिस्ट्रप्शन क्यों है, ये फिजियोलॉजिकली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता। सो दैट इज़ द डिसोसिएटिव एमनीशिया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, जिसमें फॉर्मली नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको पता है कि वो एक पर्सन के अंदर आपको दो तरह की पर्सनैलिटीज़ देखने में मिलती हैं, तो इसको हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें एक पर्सन के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो एक ही पर्सन जो होता है वो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट एजेस शो कर रहा होता है कि वो एक लम्हे में बच्चा बन गया है, दूसरे लम्हे में वो बूढ़ा बन गया है। तो ये क्या है, एज में आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि वो एक ही बंदा जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एजेस को या फिर बोथ सेक्सेस को। ये बोथ सेक्सेस पे तो एक वो ड्रामा भी था जिसमें ये DID को रिप्रेजेंट किया था, नाम मुझे अब उसका भी भूल गया। तो ये क्या है, टू पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। जो ड्रामा था उसमें रात को वो लड़की बन जाता है मेकअप करके, और दिन में वो अच्छा भला बिजनेसमैन और बड़ा स्मार्ट हैंडसम सा लड़का बन जाता है, बट नाम मुझे भूल गया। अब ये जो है DID कॉमनली कहते हैं कि इसमें जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि या तो बचपन में कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है या फिर कोई और टेरिबल ट्रॉमा हुआ है चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इसके बाद इसकी भी डिफरेंट थेरीज़ हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि ये क्यों हुआ है। तो इसको पढ़ना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पहले ही थेरीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो समवन विद मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम और इनअप्रोप्रिएट इमोशंस। किसी के मूड्स होते हैं या अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, इसमें जो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं इनअप्रोप्रिएट इमोशंस को। सबसे पहले तो हमारे पास है जी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। याद रखना है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन ही मूड डिसऑर्डर है और इसमें ज़्यादातर जो है मोस्ट कोल्ड ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कॉमन कोल्ड ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक कॉमन कोल्ड है उनका। विच वी ऑल फील अनहैप्पी नाउ एंड अगेन, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट सफ़र फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम अक्सर हम नाखुश महसूस करते हैं या रोने को दिल करता है तो इसका मतलब है कि हमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जो आउटलाइन कर दी गई हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी मौजूद हैं। उसमें जो सबसे पहला की फैक्टर है वो है लेंथ उसकी, कि डिप्रेसिव एपिसोड की लेंथ कितनी है। पीपल हु आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड रिमेन अनहैप्पी फॉर मोर देन 2 वीक्स।
तो क्या है यहाँ पे ड्यूरेशन मैटर करती है कि हम तो खुश हुए, अगली सुबह को खुश हैं तो शाम को उदास हैं, या सुबह उठे हैं तो बड़े या हैप्पी हैं, मूड बड़ा ख़राब है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, तो वो थोड़े ड्यूरेशन का होता है, शाम तक ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड होते हैं उसमें ये वाली सिम्टम्स जो होती हैं वो मोर देन 2 वीक्स वो प्रेजेंट हों, कांस्टेंट हों, तो फिर हम कहेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें उसकी कोई क्लियर रीज़न भी मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई क्लियर रीज़न नहीं है। अगर किसी की डेथ हो गई है और आप कंटिन्यूसली रो रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें एक तो ड्यूरेशन मैटर करता है, दूसरा ये कि कोई क्लियर रीज़न मौजूद नहीं है उस सिचुएशन की, उस मूड की। इसके अलावा जो दूसरी कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन में वो है जी लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग, चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटीज़ एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। तो ये सारी भी इसकी सिम्टम्स हैं और इसमें भी कोई क्लियर रीज़न आपके पास मौजूद नहीं होती। सम पीपल एक्सपीरियंस डिप्रेशन बट ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। अब कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है लेकिन साल के कुछ बस स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि उनको जब सनलाइट कम होती है ना तो ये डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, और ये यूजुअली विंटर में होता है, सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और आपको गंदम का काम, गंदम की कटाई के लिए जाना होता है, तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, और मोस्टली उसी सीज़न में होता है जब गंदम की कटाई होती है, सर्दियों में होती है और वहाँ पे सनलाइट मोस्टली हम सबको पता है कि कम होती है। सो हम SAD को अक्सर हम लाइट थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। इससे रिलेटेड भी डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, थेरीज़ हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि ये क्यों होता है। अब इसमें हमारे पास ये एक एरन बेक है, जो कॉग्निटिव थेरिस्ट है, इनका ये बिलीव है कि डिप्रेशन जो होता है वो अनरीजनेबली नेगेटिव आइडियाज़ की वजह से होता है, जिसमें पीपल को डाउट होता है अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देयर वर्ल्ड एंड अबाउट देयर फ्यूचर। इन तीनों चीज़ों को लेके जो लोगों के थॉट्स होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हम कहते हैं जी कॉग्निटिव ट्रायड्स, मतलब नेगेटिव व्यू अबाउट वन सेल्फ, नेगेटिव व्यू अबाउट द वर्ल्ड एंड नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर। तो ये क्या है, एरन बेक ने ये बताया था कि डिप्रेशन की ये सारी रीजंस होती हैं जिसमें कॉग्निटिव ट्रायड मिलके काम कर रहे होते हैं, और ये 3 तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव व्यूज़ इन लोगों में आपको देखने में मिलेंगे। अब ये जो इन लोगों के अंदर ये जो बिलीव्स होते हैं ना, ये इंटरनल होते हैं, ग्लोबल होते हैं और स्टेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके। फॉर बैड इवेंट्स के लिए, मतलब अगर कोई बैड इवेंट हुआ है तो वो उनकी इंटरनल रीज़न है, कोई ग्लोबल रीज़न है, और स्टेबल एट्रीब्यूट्स उनमें आपको देखने में मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड। ओपन दीज पीपल टेंड टू मेक एक्सटर्नल स्पेसिफिक एंड अनस्टेबल एट्रीब्यूट्स व्हेन गुड थिंग्स हैपन टू देम। तो अब इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब कोई अच्छी चीज़ इनके साथ होती है और जब कोई बुरी चीज़ होती है तो इनके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इंटरनल, ग्लोबल और स्टेबल होते हैं। बिल्कुल इसका क्विज़ हम एक दिन का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको DSM पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठूंगी तो सिर्फ एक ही डिसऑर्डर कवर होना है और कोई कवर नहीं होना। तो आप उसको बस सेल्फ स्टडी करके उसको देखेंगे और उसको नोट करते जाएं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको याद कर सकते हैं, तो टाइम टेकिंग तो होगा, तो हम इसको टाइम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। लर्न हेल्पलेसनेस का हमने कंसेप्ट देखा था कि ये कंसेप्ट हमें दिया था जी मार्टिन सेलिगमैन ने। हम पहले भी एक चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि ये लर्न हेल्पलेसनेस क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी था इसका, वो भी हमने पढ़ा था। कि जी उसके बाद है हमारे पास बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में क्या है कि बाइपोलर हमारे पास यूनिपोलर डिप्रेशन जैसे कि हमने देखा, उसकी तरह जो हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको हम मैनिक डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा अभी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम मैनिक डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिपोलर डिप्रेशन में क्या है कि किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। और मैनिक डिप्रेशन में क्या है कि जो आपकी जितनी सारी एनर्जीज़ है ना वो सारी एकदम से इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है, यहाँ रिटर्न नहीं है, आई थिंक वो DSM में आपको मिलेगा। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में सिम्टम्स का फ़र्क है। बाइपोलर 1 में आपको मिलेंगी मैनिक सिम्टम्स, हाइपरमैनिक सिम्टम्स एंड मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स।
जो कि बाइपोलर 2 है, इसमें मैनिक सिम्टम्स नहीं है, जस्ट हाइपरमैनिक और मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स की एपिसोड्स होती हैं. सो दीज आर द बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. तो मोस्टली हम बाइपोलर 1 को समझते हैं कि इसमें जस्ट डिप्रेशन की एपिसोड्स होती हैं या सिर्फ मैनिक की होती हैं. ऐसा नहीं है, उसमें सिम्टम्स का फ़र्क है. बाई का मतलब दो तरह की एपिसोड्स हैं, मैनिक भी हैं और डिप्रेसिव भी हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि पीपल जो है मैनिक एपिसोड्स को डिफरेंट तरीके से ये जो हैं इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. इसमें फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, ठीक है, और इनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, ये बड़ा हाइटेंड लेवल का होता है और इनमें बड़ी पावर भी होती है. उनको लगता है कि कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता. अगर सिंपली अगर उन किसी चीज़ को लेके वो एंक्शियस या इरिटेशन फील करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं. और इनकी ये जो सारी एनर्जीज़ है ना, इससे दूसरे लोग जो होते हैं ये बड़े एंक्शियस और इरिटेबल हो जाते हैं. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटल में गए, वो औरत जो थी, केस आया है, वो हॉस्पिटल में आया तो वो मैनिक थी. उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया, बिठाया. वो ये मैनिक लोग होते हैं, अचानक से कभी नाते पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कभी ऐसा गाना गाना शुरू कर देते हैं कि जिस पे बंदे को रोना आ जाता है, और कभी इतना रोमांटिक गाना गाते हैं कि यार बंदा परेशान हो जाता है कि इसको मसला आखिर है क्या. या पहले में लगता है कि इसको मोहब्बत में नाकामी हो गई, दूसरा गाना सुन के लगता है कि इसको किसी से शदीद किस्म का प्यार हो गया. तो इस तरह के एक्सट्रीम मूड्स हैं उनके, समझ नहीं आती कि ये क्या बताना चाह रहे हैं. फिर इनकी जो पावर और कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमाल का होता है. अब वो जो मैं आपको केस बता रही हूँ उसमें वो नर्स आई है उसको इंजेक्शन लगाने. तो जब इंजेक्शन लगेगा दर्द तो होगा. उसने जैसी पिन अंदर डाली, उसने दूसरे हाथ से घुमा के ज़ोर से उसको थप्पड़ मारा मुँह पे. कहती तुम्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मुझे दर्द हुआ है पेन लगाने से. होती कौन हो, किसने बना दिया तुम्हें डॉक्टर. उसने जो बेइज्जती की, एक थप्पड़ मारा, दूसरा मारने लगी तो उसको पकड़ा कि भाई इसको पकड़ो वरना ये तो नर्स को आज निकाल के छोड़ेगी. तो ये इस तरह के मैनिक लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. एक लम्हे में रो रहे हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स देखने में मिलेंगी. दूसरे लम्हे में ये हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब इनकी एनर्जी लेवल को ना आप स्टॉप नहीं कर पाते, इतनी हाई कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग. और इसके अलावा जो आपको DSM में जो दूसरे वैरायटीज़ मिलेगी डिसऑर्डर्स की, उसमें हैं जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव, OCD एंड OCPD, ये भी हमने देख लिया. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक आपको मिलेगा इसमें, जिसमें हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, फ्लैशबैक्स होते हैं या फिर नाइटमेयर्स होते हैं जिसको पर्सन फॉलो करता है. या तो उसने ऑब्ज़र्व किया होता है एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन को जो कि फ्लैशबैक्स बन के उसके सामने आते रहते हैं. तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी. इसमें मेमोरीज़ होती हैं किसी भी इवेंट को लेके जिसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है. OCD में भी यही होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से OCD डेवलप हो जाता है. सो PTSD used to be classified as an anxiety disorder, but DSM-5 moves it to a group of trauma and stressor related disorder. तो ये पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का पार्ट था DSM-4 में, लेकिन DSM-5 में इसको मूव कर दिया गया है ट्रॉमा और स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर. फिर आपको जी पैराफिलियाज एंड साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी देखें इस DSM में मिलेंगे, जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, पर्सन की तरफ, और एक्टिविटी नॉट यूजुअली सीन एज सेक्सुअल, और कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो देखने में सेक्सुअल नहीं होती. अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन को, बच्चों को देख के अट्रैक्शन होती है तो फिर पैडोफिलिया. एनिमल्स को देख के ये फीलिंग्स आती हैं तो जूफिलिया. किसी ऑब्जेक्ट को लेके, इशूज़ को लेके फीलिंग्स आती हैं तो दैट इज़ फेटिशिज्म. समवन हु बिकम सेक्सुअली अराउज्ड बाय वाचिंग अदर्स engage in some kind of sexual behavior is a voyeur. Someone who is aroused by having pain inflicted upon him or her is a masochist, and someone who is aroused by inflicting pain on someone else is a sadist. खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को पेन देना मैसोचिस्ट, और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसको पेन में देख के खुशी महसूस करना, तो दीज आर द सैडिस्ट. So interestingly, the incidence of paraphilias is much higher in men than in women. ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल डिसऑर्डर्स का एक ओवरव्यू कि हमारे पास कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं हमने और किस तरह से पढ़नी है, और मेजर कौन कौन से डिसऑर्डर्स और उनके सिम्टम्स हैं.